नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर हम एक नई विचार चर्चा के साथ आप आपके रूबरू हुए हैं। मेरे साथ होंगे यामिनी शर्मा जी और प्रशांत सानू जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिज़ीज़ की, एक ऐसी बीमारी की, एक ऐसे रोग की, जिसके बारे में सुनते सार ही हर कोई अपने कानों को हाथ लगा लेता है कि भगवान ऐसे रोग से बचाए। एक धारणा बन चुकी है कि ये रोग जब शरीर में आता है, तो जान लेके छोड़ता है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हुए हैं जिनमें कैंसर जो जिस बीमारी का हम लोग नाम लेने वाले हैं, जिस बीमारी पे हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज़ सामने आए हैं, जिन्होंने कैंसर को हरा दिया है, कैंसर जो है उनका ठीक हुआ है। अब वो डिबेट का विषय है कि उनका पहली स्टेज का कैंसर था, दूसरी का था, तीसरी का था, 4th स्टेज का था। लेकिन उनका कैंसर ठीक हुआ है। उनमें से क्रिकेटर युवराज सिंह जो हैं, वो सबसे बड़ी उदाहरण है। और भी बहुत सारे केसेज़ हमारे सामने आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कैंसर को फिजिकल और मेटाफिजिकल जो फेज होता है, सूक्ष्म शरीर का उससे कैंसर के साथ क्या क्या संबंध है? और फिजिकल शरीर शरीर का जो है वो कैंसर के साथ क्या संबंध है? अ, सूक्ष्म शरीर से हम कैसे इसको हील कर सकते हैं और शारीरिक तौर पे योगा के थ्रू हम कैसे इसको हील कर सकते हैं? कौन से वो आसन होने चाहिए? कौन से वो आसान से तरीके होने चाहिए, जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सकते हैं या फिर इसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं? यामिनी जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू। वेलकम। प्रशांत जी, आपका भी न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप कुशल-मंगल सब कुछ बिल्कुल वैसा चल रहा होगा हमेशा की तरह? बिल्कुल, वैसा ही चल रहा है, उस पर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। जी, तो बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक ऐसा रोग जिसके बारे में लोग बात करते हुए भी डरते हैं। इस रोग का नाम भी मत लो, नामुराद बीमारी। ज़्यादातर लोग जिनको ये शक होता है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, वो कैंसर के संबंध में जानकारी भी पूरी हासिल करने से कतराते हैं कि कहीं ये रोग जो मेरे अंदर मुझे डर है, कहीं वो पक्का ना हो जाए कि यही है। तो इतना डर, इतना भयानक जो रोग है, वो आप थोड़ा-सा ये जानकारी दें कि सूक्ष्म शरीर उसपे उसका कैसे कारण बनता है? सर जैसे मैंने पिछले 3 साल तो हो गए मुझे न्यूट्रिशन फ़ील्ड में काम करते और पिछले 8 सालों से मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ। हुँ, तो एक भाई थे हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में उनको डॉक्टर ने कह दिया था लास्ट स्टेज का कैंसर था उनका, हुँ, क्योंकि वो काफ़ी साल पुरानी घटना हो गई तो मुझे याद नहीं है कि लेकिन वो उस वक़्त मैं अपने हेडक्वार्टर ही गया हुआ था जो अपना माउंट आबू में है, हुँ, हुँ, तो मुझे पता चला था ये बात। तब मैं नया-नया था तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पे। लेकिन उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप घर चले जाइए और शायद हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएँगे अब। हुँ, हुँ, और शायद 1 महीने 15 दिन जितने भी आपके जीवन बचा हो आप ठीक से उसको गुज़ारें। लेकिन वो भाई जो थे हमारे लगभग 7 या 8 साल उन्होंने अपने जीवन को जिया भी, अच्छी खासी सेवाएँ की, ऐसा नहीं कि वो बेड रिडन रहे। अच्छी खासी हुँ, सेवाएँ की वो, उसके बाद हुँ, वो बहुत ही पीसफुली अपने शरीर को छोड़े वो, अपने हुँ, शरीर को त्यागा। तो क्या चीज़ थी ऐसी? तो फिर उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन जैसे-जैसे मैं न्यूट्रिशन फ़ील्ड में गया और जब पेशेंट्स को मैं लाइव देखने लगा, कैंसर के पेशेंट्स को, हुँ, कि हुँ, उनकी पेन बहुत ज़्यादा है, उनका ये किस तरीक़े से वो तकलीफ़ में है, घर वाले वो तो होप छोड़ चुके होते हैं कि हुँ, भई शायद क्योंकि सबसे पहले जब कैंसर डिटेक्ट होता है, लोग एलोपैथी में भागते हैं, फिर बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, बहुत सारे थेरेपीज़ करवा चुके होते हैं, ये हुँ, सोच के कि शायद इसके बाद हम ठीक हो जाएँगे। हुँ, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं 12 साइकिल, 14 साइकिल, 20 साइकिल कीमोज़ के, हुँ, हुँ, 8-10 रेडिएशंस के, मल्टीपल सर्जरीज़ करवा करवा चुके होते हैं। तो हुँ, इसलिए जब वो लोग उस चीज़ को देखते हैं, तो उनको लगता है ऐसा कि इतना कुछ करवाने के बाद अगर हम ठीक नहीं हुए, तो शायद ये ठीक होने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ एफ़र्ट हम लगा नहीं सकते थे। हुँ, जो हुँ, जो उनको समझ में आया उन्होंने भरपूर अपना एफ़र्ट लगा दिया।
तब जब मैं खुद इस फ़ील्ड में था, तो जब मैं हिम्स में भी गया था, जोधपुर में, हुँ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स वहाँ पे तब थे, हाँ, तब कैंसर पेशेंट भी थे और जनरली सीकेडी पेशेंट थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। किडनी पेशेंट्स को भी मैं देखा वहाँ पे और उनको भी स्पिरिचुअल हीलिंग दी। लेकिन जब मैं विशेष करके थर्ड आई में था, देहरादून में, हुँ। तो आप तो भली-भाँति परिचित हैं डॉक्टर अवधेश पांडे सर से। जी, जी, जी। तो हाँ, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही देहरादून में हुई थी। बिल्कुल, मुझे अभी तक बिल्कुल। याद है कि आपने फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू लिया था और आप कह रहे थे जी। कि क्या कहा था आपने? जैसे कि कैमरे में से कुछ निकल के भूत आ रहा है, उस टाइप की कुछ बात आपने कही थी मुझे। अ हुँ, रीज़न भी क्या था कि मैं कभी कैमरे पे बहुत ज़्यादा आना नहीं चाहता था। मतलब मुझे नहीं पसंद था। लेकिन हुँ, जब मैं देहरादून रहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेनली कैंसर केयर हॉस्पिटल ही आप कह सकते हैं, द थर्ड आई को। तो हुँ, वहाँ जब हुँ, कैंसर के पेशेंट्स जब मैंने देखने शुरू किए, तो वो तो लगभग कोई ऐसा नहीं है कोई स्टार्टिंग स्टेज में हमारे पास आ जाता है। पहले वो हुँ, जाता है अपने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाले ऑप्शन में ही। उसके बाद हुँ, शायद उनको समझ में आता है कि इम्यूनोथेरेपी भी कुछ होता है, कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही उसको मार सकती है या कुछ उनको तब हुँ, जाके रियलाइज़ेशन होती है। हुँ, तो जब हुँ, वहाँ पे हुँ, आते थे पेशेंट तो पेन बहुत होता था उनको। हुँ, तो और वो सो नहीं पा रहे हैं, फैमिली में डर बहुत ज़्यादा है, एक फ़ियर का एनवायरनमेंट बन रहा है। हुँ, तो हुँ, जब हमने ये एनर्जी हीलिंग उनको देना शुरू किया, क्योंकि हुँ, मुझे भी नहीं पता था कि क्योंकि अभी तक मैंने लाइव पेशेंट मतलब उसका मुझे पता था कि वो कैसे हुँ, काम करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिए थे, लेकिन हुँ, चूँकि देहरादून से पहले मुझे उतने क्रिटिकल पेशेंट ने कभी अप्रोच नहीं किया था, तो मैं अच्छा। उतने क्रिटिकल पेशेंट्स को कभी नहीं दिया था, जो मुझे देहरादून में मौका मिला देने का। तो हुँ, वहाँ जब पेशेंट्स जब मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं सुबह में एनर्जी हीलिंग के सेशन लेके निकलता था, तो पेशेंट मुझे पकड़ लेते थे। "सर हुँ, शाम में हुँ, भी करवा दोगे क्या?" मैं बोला, हुँ, "क्यों? क्या हुआ ऐसा? मतलब भई मैंने तो नहीं सर 6 दिन से मैं दर्द से सो नहीं रहा था। मेरे मम्मी, मेरी पत्नी, मेरे ये डर से नहीं सो रहे थे, कि पता हुँ, नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा? हुँ, लेकिन हुँ, आपके इस सेशन के बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ उम्मीद है।" मैं बोला, हुँ, "कितना परसेंट उम्मीद जगा?" तो सर 10% तक कम से कम पॉज़िटिव ज़रूर हो गए, 25% तक कम हुँ, से कम पॉज़िटिव ज़रूर हो गए। मैं हुँ, बोला कि ये आधे घंटे के सेशन में आपको इतना फ़र्क पड़ा और इवन जो हमारे एनर्जी हीलिंग सेशन में जो लोग आते हैं आधे घंटे 40 मिनट के लिए, हुँ, 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 एक पेशेंट है, उनको बचपन से ही उनका ऐसा था कि वो चाहते थे कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, सबके पास हुँ, है और लगातार वो इसी स्ट्रेस में रहते थे कि उनके पास नहीं है। जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई थी अल्सर्स और बाकी बहुत सारी चीज़ों की। जी। और वो बिल्कुल ही और वो कोई टैबलेट का नाम बता रहे थे, जिसको वो शुरू में अपने थॉट्स को रोकने के लिए और थोड़ा-सा मेंटल पीस के लिए लेते थे। डॉक्टर ने हुँ, उनको 1 टैबलेट कहा था खाने को, 25 टैबलेट खाने लगे थे 1 दिन में खुद ब खुद। एक से अच्छा। नहीं हुआ दूसरा खा लिए, दूसरे से नहीं हुआ तीसरा खा लिए। ऐसे हुँ, करते-करते अपने मन से 25 टैबलेट तक चले गए और वो क्लोनाज़ेपाम तो शायद नहीं थे? फिर क्लोनाज़ेपाम? नहीं नाम तो नहीं मैंने पूछा भी नहीं, शायद उन्होंने बताया भी नहीं। रीज़न क्या है ना कि पेशेंट जिस चीज़ को लेके नेगेटिव होता है ना, मैं उस चीज़ को हुँ, टच नहीं करता हूँ ज़्यादा क्योंकि फिर वो घुसता है उसी के अंदर। फिर उसका बिल्कुल। थॉट उसी के अंदर जाएगा कि टैबलेट मैं इतना खाया। फिर वो किसी दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया क्योंकि उनको अनकंट्रोल्ड थॉट्स डिप्रेशन में भी थे पेशेंट। हालाँकि ये वर्ड हुँ, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन वो खुद बता रहे थे कि वो डिप्रेशन में है। तो वो डॉक्टर देख के हैरान था कि आप इस टैबलेट को 25 टैबलेट खा के आप ज़िंदा कैसे हो, 1 दिन में? हुँ, तो इस इम्पॉसिबल है। तरह की बातें थे। हुँ, तो ये कल-परसों की ही बात है। तो जब मैंने अच्छा। 1 घंटे का सेशन लिया, फिर उनसे पूछा कि कितना कितना परसेंट आपको फ़र्क लगा? तो उन्होंने यही कहा कि सर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं हुँ, 10% फ़र्क ज़रूर महसूस कर पा रहा हूँ आपके इस आधे घंटे 40 मिनट के सेशन में, कि मुझे अच्छा। मोटिवेशन भी मिला और मुझे वे आउट भी मिला, मुझे सॉल्यूशन भी मिला। तो मैं इसको हुँ, ज़रूर करूँगा। मैं बोला आपका एक में 10% भी हुआ, आप हुँ, 10-15 हुँ, सेशन ये करेंगे, तो आपको 50-60% अगर आपको रिलीफ़ मिल गया, तो हुँ, आपको एक हुँ, बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण दिख जाएगी। क्या बात तो मतलब तो उसमें और कुछ भी नहीं लगा उनका, ना मेरा कुछ लगा। अब है। हुँ, यहाँ पे समझना ये चीज़ कार्य कैसे करती है, क्योंकि जो चीज़ हम इन आँखों से देख पाते हैं, शायद हम उसी को रियलिटी मानते हैं या हमारी बुद्धि उतनी दूर तक ही चलती है। जब वहाँ कैंसर पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स थे वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स थे। तो जब मैं उनको एनर्जी हीलिंग करवाता था, उसके हुँ, बाद वो हुँ, बताते थे कि सर इसको फिर से करवा दो। इवन दो कि जब उनको पेन बढ़ता था ना, तो स्पेशल मुझे ढूँढ के वो बताते, प्रशांत प्रशांत सर को बुलाओ ना, 1 आधे घंटे का मेरा सेशन करवा दें। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, ये आपके पेन रिलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा काम करता है
तो इसके लिए जब मेरी बात डॉक्टर अवधेश पांडे सर से हो रही थी, तो हमने बात किया था कैंसर के ऊपर, तो वो भी इसी बात को स्वीकार कर रहे थे कि हुँ, कैंसर एक फिजिकल बीमारी कम है, मेटाफिजिकल बीमारी ज़्यादा है। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि कैंसर ये तो लगभग 80-90% केस में आप मान सकते हैं कि फिजिकली कोई प्रोजेक्शन दिखने से पहले हुँ, वो हुँ, हुँ, सूक्ष्म शरीर में पहले आघात करता है। वो बिल्कुल। मतलब जो जैसे कुछ हार्ट के ब्लॉकेजेज़ होते हैं, तो जिस हुँ, तरीक़ा से आपके फिजिकल ब्लॉकेजेज़ होते हैं, उसी प्रकार से आपके सूक्ष्म यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेज़ बोल सकते हैं या फिर सूक्ष्म स्तर के ब्लॉकेजेज़ होते हैं, एनर्जी के भी ब्लॉकेजेज़ होते हैं। हुँ, हुँ, जैसे कि अगर मैं आपको चक्रों के हिसाब से समझाऊँ, तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, वो सर्वाइवल से डील करता है, हुँ, लेकिन वो आपके फ़ियर यानी डर के कारण वो ब्लॉक हुँ, होता है। हुँ, जो जो हमारा दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, वो हुँ, प्लेज़र से डील करता है, लेकिन वो गिल्ट से यानी खुद को जो लोग दोष देते हैं, हुँ, हुँ, उससे वो हुँ, चक्र ब्लॉक हो सकता है। हुँ, जो हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, वो विल पावर से डील करता है, लेकिन वो शेम यानी कि शर्म, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा हैं आप, तो आपका वो चक्र ब्लॉक हो सकता है। अगर हुँ, आप अनाहत चक्र की बात करते हो, प्रेम से डील करता है, तो नफ़रत और दुःख के मारे वो ब्लॉक हो सकता है। हुँ, अगर अगर आप बात करते हैं विशुद्धि चक्र की, वो ट्रुथ से डील करता है, तो लाई यानी हुँ, झूठ से ब्लॉक हो सकता है। हुँ, और ये होता है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो इनसाइट यानी कि स्वज्ञान से डील करता है, लेकिन वो इल्यूज़न से, भ्रांतियों से ब्लॉक हो सकता है। जो हम बोलते हैं हुँ, ना, आप आज बीमार दिख रहे हो, तो एक भ्रांति में जीने लगता है इंसान, अच्छा मैं बीमार हूँ क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर वालों के लिए। हुँ, और जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, वो कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी को डील करता है, हुँ, लेकिन वो आपके ईगो अटैचमेंट से ब्लॉक हो सकता है। हुँ, अब सबसे मज़े की बात तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन सबसे वंडर की बात ये है कि आप ये मान सकते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के सातों चक्र ब्लॉक हो सकते हैं, सातों ही हुँ, हो सकते हैं उनको। रीज़न क्या है अब उसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हुँ, उनमें डर भी है, उनमें डर है। दूसरी बात, फीमेल्स में कई किनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरीज़ कैंसर हो गया, तो कई जगह वो कहने से शर्माते भी हैं कि उनको इस पार्ट में कैंसर है। हुँ, उनको ये चीज़ को छिपाना चाहते हैं वो। गिल्ट भी रहता है उनको कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा? एक स्ट्रेस भी होता है। तो मतलब ये सारे चीज़ उनके अंदर हुँ, होते हैं। और जो सहस्रार चक्र की बात है, तो उसको खोलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है जनरली, हुँ, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी से डील करते हैं, उतना ओपन होते जाता है, जो कि हम जनरली करते नहीं हैं। हुँ, अब समझना है ये चीज़ आता कैसे है? तो आपके चैनल पे मैं पहली बार ज़िक्र कर चुका होऊँगा। पहले मैं फिज़िकल फॉर्म में ज़िक्र करूँ, तो जो हमारे बॉडी में नेचुरल पाथवे हैं, आपके हुँ, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, जो कि आपको खाना पहुँचाते हैं। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, तो फूड एंड ऑक्सीजन हर एक सेल को हुँ, प्रोवाइड करते हैं, ठीक हुँ, है? तो जब लगातार आप एक रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो रोड टूटता भी है, तो बीच में हम रोड को रिपेयर भी करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जो हम खाना लगातार खा रहे हैं आजकल, तो उससे हमारे एंडोथेलियम लेयर या तो चिपचिपा हो रहा है या तो इन्फ्लेम्ड हो रहा है। रीज़न हुँ, बीइंग क्या है कि उसको हम उसके नेचुरल फॉर्म में नहीं ले रहे हैं जनरली, उसको ओवर हुँ, कुक करके ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके ले रहे हैं। अजीनोमोटो ऐसे कितने खतरनाक केमिकल्स हैं, अजीनोमोटो को हम एमएसजी भी बोलते हैं, मोनोसोडियम बिल्कुल, ग्लूटामेट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अरारोट उसकी भी कहा अरारोट भी उसको पंजाबी में अरारोट बोलते हैं। हाँ, तो उसका कैसे-कैसे यूज़ हो रहा है आजकल, और उसको उसका इजाद क्यों किया गया था, वो एक अलग स्टोरी है। हुँ, लेकिन वो सारी चीज़ जब हमारे ब्लड वेसल में जाते हैं, मान लो कि हमारे सड़क, जो शहर की सड़क है, उसमें हमने टैंक चला दिया, ट्रेन चला दिया, वो हुँ, सड़क तभी बर्बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल। हमारा जो हमारे ब्लड वेसल्स का जो सबसे इनर लेयर है, जिसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, जहाँ पे खून सरकता है, हुँ, 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 वो अगर वो चिपचिपा हो जाए, तो वहाँ पे जो भी चीज़ वहाँ से जाएगा, वो चीज़ वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और वो ब्लॉकेज बन जाता है। अब मैं एक आसान भाषा में कहता हूँ कि मान लो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो गया, एग्ज़ाम्पल के लिए। हुँ, तो और यहाँ से अगर यहाँ पे जो सेल्स हैं, उनको फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या होते हैं, इनको मरने की नौबत आ जाती है। हुँ, बहुत सारे केस में ये मर जाते हैं, और तो मर जाएँगे तो क्या होगा, ये वाले सेल जो काम कर रहे होंगे, वो काम आपका बाधित हो जाएगा, आपकी बॉडी का। कुछ हुँ, केसेज़ में ऐसा होता है कि ये देखते हैं कि इनको खाना नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरा रास्ता बनाते हैं खाना चोरी करने का, जिसको हुँ, एंजियोजेनेटिक पाथवे बोलते हैं।
तो मतलब चोर रास्ता है एक तरह से कहा, जिससे वो खाना चोरी कर सके। मान लो यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ से इन्होंने एक चोर रास्ता यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और यहाँ से खाना चोरी करके, क्योंकि हर एक सेल, ये जो बॉडी है हमारी, वो कहा जाए तो पैथोजेंस की या फिर बैक्टीरिया वायरसेस का पूरी कॉलोनी है। अपने आप को सिंगल इंडिविजुअल ना मान के वो, और हमारे लगभग 10% सेल्स ही ऐसे हैं जो हमारे मृत्यु के बाद मरते हैं। बाकी सारे के सारे जो आपके माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो चल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में वापस चले जाते हैं, वो मरते नहीं। इसीलिए जब आप एक शीशे में पैक करके भी किसी चीज़ को रखो ना, किसी बॉडी को, तो डिकम्पोज़ होने लगते हैं। रीज़न क्या है? वो सड़ने लगते हैं, क्योंकि वो खुद बॉडी ही उससे बना है, तो वो निकल रहे होते हैं वहाँ से। तो तो जैसे वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया उन्होंने, अब यहाँ से खाना चोरी करने लग गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है हमारे बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम का। अब जैसे कि यहाँ पे आपने पिंच किया, तो तुरंत एक सिग्नल गया कि भाई यहाँ से हाथ हटाना है हमें। अब अब वो सिग्नल सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। जैसे आपके घुटनों में मान लीजिए इन्फ्लेमेशन है, आपके ब्रेन से एक सिग्नल भेजा गया कि भाई यहाँ पे आप ध्यान दो। तो वो कैसे बात करेगा ब्रेन हमसे? पेन के थ्रू, इचिंग के थ्रू, या कोई ऐसे सिम्पटम पैदा करेगा ताकि आपका ध्यान यहाँ पे जाए। आपने एक पेन किलर खा लिया, तो क्या होता है, यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल को बीच से कट कर दिया उसने, या फिर जो सेल उस सिग्नल को जनरेट कर रहे उसी को उस थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया। बॉडी ने फिर उसको रिपेयर किया 6-8 घंटे में, और फिर से पेन शुरू हो गया। फिर से आपने वो दवा खा ली, फिर से बॉडी ने इसको रिपेयर किया। तो एक एक रस्सी है जिसको तोड़ रहे हैं आप, वो रस्सी फिर जोड़ रही है अपने आप को, फिर तोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रही है। एक समय ऐसा आता है कि बॉडी शायद रिपेयर करना छोड़ देती है अपने सिग्नलिंग सिस्टम को। अब यहाँ से आपके डिज़ीज़ की बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, गैंग्रीन के पेशेंट्स को क्या होता है, पैर सड़ने लगा, लेकिन जब वो सोचिए, जब थोड़ा-सा भी हमें कटता है तो कितना पेन होता है। उनका पैर जब सड़ना शुरू हुआ तो शायद उनको सेंसेशन ही जा चुका होता है। सेंसेशन क्यों गया? क्योंकि आपके बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ पे नेटवर्क बंद किया हुआ है। सिग्नलिंग मतलब आप चाह रहे हैं संपर्क करना, लेकिन संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बीच में सिग्नलिंग सिस्टम है, वो बंद हो चुका है फिलहाल के लिए। तो सिग्नलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि हर एक हमारा बॉडी संतुलन में चले। इसलिए हम लोग तो पहले मना करते हैं कि भाई अगर आप एलोपैथी दवा कोई खा रहे हो, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि प्लीज़ किसी तरह मुझसे पेशेंट को बाहर निकालें। पहला तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किसी तरह मुझसे बाहर निकालें, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो अब जब यहाँ से ये ब्लॉकेज हुआ, तो अब यहाँ पे बॉडी का जो सिग्नलिंग सिस्टम था, उसे मालूम था, वो कैलकुलेट करता था कि इस सेल में कितना खाना पहुँचाना है। मान लो कि 50 यूनिट पहुँचाना है, लेकिन चूँकि इसने अब चोरी करना शुरू कर दिया, तो अब कौन कैलकुलेट कर रहा है? कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो कैलकुलेशन एट ऑल। वो 100, 200, 400 कैसा भी कर सकते हैं चोरी। अब क्या होता है, इनके पास फूड एक्स्ट्रा होने लगा। अब क्या होगा, ये सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और फिर यहीं से शुरुआत, जो पहले स्टेज होता है कि कैंसर सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उसका रीज़न ये है, क्योंकि आपकी बॉडी उनको नहीं चला रही होती। अच्छा, किसी ने बायोप्सी करवा लिया अगर तभी। अब क्या होता है कि ये सेल तो पहले से डरे हुए थे कि भाई मुझे ये जो बंदा है मारने का प्रयास कर रहा था, मेरा खाना-पीना इसने बंद कर दिया था। किसी तरह वो चोरी करके खाना लाके अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, अपने बायोप्सी कर रहे थे, इनको लगता है ऐसा कि इन पे हमला हुआ है, और वो तेज़ी से स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शायद पेट सीटी स्कैन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बायोप्सी से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो पेशेंट को अगर कन्फर्मेशन में चाहिए तो वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब आते हैं इसका मेटाफिज़िकल फॉर्म। एक तो फिज़िकली इस तरीके से होता है, मेटाफिज़िकल कुछ ऐसा है इसका, और ये बहुत कम होता है, मेटाफिज़िकल ज़्यादा होता है कि कोई पेशेंट हैं, अब जिनके कार्मिक पाथवे, अगर कार्मिक अकाउंट बहुत नेगेटिव है, तो लगातार उनकी सूक्ष्म से डैमेज हो रही होती है, उन्हें उस एनर्जीज़ को रिसीव करते-करते या उस एनर्जी से डील करते। अमेरिका में भी इस चीज़ों को देखा गया है कि सनजानिया में, यानी टेक्सास में, शायद मैं बार-बार नाम भूल जाता हूँ, कि जो पेशेंट के लाइफ में 5-10 साल पहले, और ऐसी कोई बड़ी बीमारी को होने के लिए 5, 10, 15 साल तो चाहिए, 10-15 साल का समय चाहिए होता है, क्योंकि वो तब तक सूक्ष्म शरीर में वो बीमारी पनप रही होती है, फिर वो आपके स्थूल बॉडी में आती है। तो जो इंसान का मान लीजिए कि डाइवोर्स हो गया, किसी का कोई बहुत बड़ा बिज़नेस था जिस पे वो बहुत ज़्यादा आश्रित था, वो बिज़नेस डूब गया, किसी का बहुत बिलव्ड किसी की डेथ हो गई, और वो लगातार उन्हीं चिंतन में रहे, लगातार उन्हीं चिंतन में रहे, और वो उसी दुःख में रहे कंटिन्यू, उसी दुःख में रहे। तो उससे क्या होता है, या फिर
आपके फैमिली में अगर आपको फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं है, फैमिली रिलेशंस हेल्दी नहीं है और आप लगातार उन्हीं चिंताओं में जी रहे हैं कि आपको फैमिली से प्रेम नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर कोई किसी कारण से लगातार स्ट्रेस में है, किसी कारण से लगातार वो शर्म में है, ग्रीफ में है, ऐसा कोई भी भावना है जो कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी से कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा रहा है, इंटेंसिफाइड वे में बढ़ा रहा है। छोटे समय हुँ, के तौर पे नहीं, लंबे समय पे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके सूक्ष्म शरीर में एक्युमुलेट होते जाती है। जहाँ पे वो एक्युमुलेट हो रही है या जिस चक्रों के पास एक्युमुलेट हो रही है, वो चक्र धीरे-धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। वो जिस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे थे, जिस ऑर्गन को चला रहे थे, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। हमारे बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम जो हमारा पूरा है, वो तहस-नहस होने लगता है। ऐसा नहीं है हुँ, सिग्नलिंग सिस्टम सिर्फ़ आपके फिज़िकल चीज़ों से ही तहस-नहस हो। सिग्नलिंग सिस्टम आपके थॉट्स से भी कभी-कभी आप देखते हैं अ, जब इंसान बहुत डर जाता है, हुँ, हुँ, जैसे आपको मैंने बताया था कि एक एक पागल कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, आप उस वक़्त ताला नहीं खोल पाएँगे। रीज़न क्या है? हुँ, क्योंकि हुँ, आपके थॉट्स ऐसे अनकंट्रोल्ड है उस वक़्त कि आपकी बॉडी आपका कहना नहीं मान रही है। आप ताला खोलना चाह रहे हैं, लेकिन हुँ, हाथ हुँ, काँप रहे हैं आपके, आप नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, तो बेसिक्स अगर हम कैंसर को इस चीज़ से जोड़े तो आपके सिग्नलिंग सिस्टम को का बर्बाद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपके खुद के सेल्स जो कि बागी हो चुके होते हैं, वो हुँ। वो आपके शरीर के दूसरे सेल को भी बर्बाद कर रहे होते हैं और वो अपनी संख्या मेनली बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि वो अ, उनको अपने सर्वाइवल का डर होता है मेनली। तो उनको लगता है ऐसा कि मेरे जैसे और भी लोग रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल ज़्यादा आसान होगा। बिल्कुल एक ग्रुप बना लेते हैं वो। एक-एक ग्रुप बना लेते हैं वो और वो और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके बॉडी में सबसे पहले जो कैंसर आया था वो आपके सूक्ष्म शरीर में आया था बेसिकली। ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं 100% केस में ऐसा होता है, लेकिन 80 टू 90% केस में यही होता है कि कैंसर जो है वो 80 से 90% केस में सूक्ष्म शरीर से ही आता है। इसीलिए कैंसर के पेशेंट्स को सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो फ़ियर से निकालते हैं। अदरवाइज़ जब पेशेंट बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहेगा ना, आपने कोविड में देखा, आपको ये शायद अच्छे से पता होगा कि उस बीमारी को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था और हम लोगों ने किया भी। लेकिन ये लेकिन एक डिबेट का विषय है कि उस बीमारी को क्योंकि ये इसके ऊपर भी यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, इसके ऊपर हुँ, हुँ, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, तो कोविड कोविड नहीं की जो गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएँगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जी, ये ज़रूर है कि कैंसर जो है वो एक ऐसा रोग है, इसको अगर सही ढंग से डील किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनको उसमें ठीक किया जा सकता है। उसमें मतलब उसमें ये उदाहरणें पड़ी हुई हैं, लोग आज भी ज़िंदा हैं जो ठीक हुए हैं और काफ़ी आगे की स्टेज के लोग भी ठीक हुए हैं। जी, बिल्कुल। अब उसमें क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसमें जो फ़ियर हार्मोन्स जब बढ़ने लगते हैं, तो बॉडी उस वक़्त अपने आप को उस हिसाब से बैलेंस नहीं कर पाता और हम रॉन्ग डिसीज़न्स भी लेते हैं उस वक़्त। कई बार ऐसा भी होता है। अब क्या होता है कि जब कैंसर से डील कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हमारा जो प्रोसेस होता है कि सूक्ष्म शरीर को पहले हील करो। सबसे पहला मोट्टो यही होता है सूक्ष्म शरीर को पहले डील करो क्योंकि फिज़िकल लेवल पे लोगों ने बहुत काम किया। बहुत सारे थेरेपीज़ लेके देख ली लोगों ने। बहुत रेयर ही किसी का ऐसा होता हो कि कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता हो, वरना पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ही जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं एनर्जी हीलिंग के थ्रू कि पेशेंट्स के सूक्ष्म शरीर में पॉज़िटिव एनर्जी के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जब वो पॉज़िटिव एनर्जी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है उस शरीर में क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशंस को ठीक करने के लिए क्योंकि उसमें एनर्जी हीलिंग में यही बताते हैं पेशेंट को या उनके रिलेटिव भी अगर जो चाहते हैं कि रिलेटिव भी साथ में हो, तो आप जिस भी सिचुएशन को चाह रहे हो कि वो सिचुएशन साकार हो या रियलिटी में कन्वर्ट हो, आप कंटिन्यूअस उस सिचुएशन को एनर्जी देते रहें। उस सिचुएशन को जैसे आप उसके लिए पैसा डिपॉज़िट कर रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, उसी तरीक़ा से आप एनर्जीज़ को जमा करते रहें। पेशेंट को हम लोग ये सिखाते हैं कि उस सुप्रीम हीलर से, उस सुप्रीम सर्जन से, उस सुप्रीम ऑलमाइटी से आप कंटिन्यूअस वो शक्तियाँ ले रहे हैं और आपके पूरे बॉडी में फैलते जा रहा है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, आपके सूक्ष्म शरीर में जितने भी काले दाग हैं, काले धब्बे हैं, वो सारे के सारे हील होते जा रहे हैं। साथ के साथ जब पेशेंट के लाइफ में जो घटना घटी थी आज के 5-10 साल पहले, हम उनको विज़ुअलाइज़ेशन थ्रू 5-10 साल पहले ले जाते हैं और वहाँ पे उस घटना का रीज़न उनको बताते हैं
कि ये घटना क्यों हुआ होगा। अपने कार्मिक लॉ ऑफ कर्मा के जो कार्मिक पाथवे कैसे काम करते हैं उसके थ्रू, ताकि पेशेंट ये स्वीकार कर ले कि वो घटना एक्यूरेट थी। मतलब उस घटना में कि वो घटना जो घटी थी, वो भी किसी कारण से घटी थी। जब पेशेंट उसी को स्वीकार कर लेता है, तो पहले तो फर्दर नुकसान से वो बच जाता है, जो फर्दर उसके इसमें चल रहा होता है। उसके बाद जो अभी का जो सिचुएशन है, उसमें हम उनको कुछ सोमांस देते हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप कंटिन्यूअस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एक विचार दें कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, और आप अपने आप को वैसे ही विजुअलाइज़ करके वैसे जीवन जीना शुरू कीजिए। जैसे आप कैंसर ठीक होने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, वो काम आप अभी अपने विजुअलाइज़ेशन में करना शुरू कीजिए, और जितना हो सके अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करना शुरू कीजिए। जब ऐसा कुछ पेशेंट्स करते हैं, तो मैंने देखा है कि उसके बाद जो उनका लाइफ स्पैन, अभी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, शायद 4-5 दिन तक ही मुझे ऐसा उम्मीद था कि वो चलेंगी अपने साथ। लेकिन और क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था उनके शरीर में, फिर भी लगभग 3 महीने वो रहीं, और वो लगभग 20-30% रिकवर हुई वो। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हमने उनको, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ हम कर नहीं सकते हैं, तो हम मेटाफिजिकली चलते हैं, और उस वक़्त हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही, इम्यूनोथेरेपी ही वो थेरेपी है, जो कि कैंसर सेल्स को मार सकती है, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकती किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। हमारी बॉडी वो डिसीज़न बहुत अच्छे से ले सकती है, लेकिन हम बॉडी को थोड़ा फ़ोकस कर दें, उसे पॉज़िटिव एनर्जीज़ की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, और बाकी जो मेडिकल इंटरवेंशन चलना है, वो चलता रहता है। जी, मैं ये हम आपको इसी तरह से कर ये जी, यामिनी जी, क्या आप भी इम्यूनोथेरेपी में विश्वास करती हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल विश्वास रखती हूँ। और जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया कि सेल्स को कोई मार नहीं सकता, लेकिन इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी हमारे यौगिक सभ्यता में जो उपवास है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यदि हम उपवास रखते हैं, तो वो सेल्स को भोजन मिलना बंद हो जाता है। एक तो खाने का उपवास, दूसरा मानसिक उपवास भी। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, टेंशन में हैं, लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, तो भी ये होता है कि हमारे जो कैंसर के सेल हैं, वो मल्टीपल बढ़ते रहते हैं। तो उपवास का अर्थ हमारे यौगिक सभ्यता में सिर्फ़ खाने का उपवास नहीं बताया गया है, उसके अलावा अगर हम मानसिक उपवास भी करते हैं, तो भी हमारे जो सेल्स हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको लाया है। एक तो डिटॉक्स हो जाता है बॉडी, प्लस जो कैंसर के जो हमारे सेल्स हैं, वो बढ़ नहीं पाते। कम से कम 2 मील लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। खाने के बीच में 8 से 10 घंटे का गैप देते हैं, तो कैंसर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक और है। साथ ही साथ मन का, सर कहा गया है कि कोई भी रोग जब हमारे अंदर आता है, तो वो पहले हमारे मन में आता है, फिर शरीर में आता है। वो पहले हमारे मनोमय कोष को टच करता है, कहीं न कहीं हम सोच रहे होते हैं। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को वो सोचता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, जो चीज़ हम सोचते हैं, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम पॉज़िटिव सोचें। तो अगर हमारे अंदर कोई बीमारी आई, तो उसकी वजह सिर्फ़ हम हैं, क्योंकि हमने उसको मन में कहीं न कहीं सोचा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉज़िटिव सोचना चाहिए। तो मन से जैसे कि हमारे यौगिक सभ्यता में पंचकोश बताया गया है। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे फ़ायदा देता है। एक होता है अन्नमय कोश, अन्न से हमारा मन, मनोमय कोश, मन से फिर प्राण, प्राण मतलब जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, और जो हम प्राणायाम से हम अपने प्राण को बढ़ाते हैं। प्राण का मतलब है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, और आयाम का अर्थ होता है उसको बढ़ाना। तो बढ़ा के आए हैं, बढ़ाते हैं। फिर होता है विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, जहाँ पे एक आनंद की अवस्था होती है। तो ये हम 5 कोशों में भी अगर सुधार अच्छा, शायद उनका नेटवर्क चला गया। जी, जी, जी। जी, ये आपका नेटवर्क इश्यू। हो गया था। जी। तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं, और योग के थ्रू जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चिंता, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो योग के थ्रू जैसे हम शवासन करवाते हैं, तो उनकी नींद में इज़ाफ़ा होता है। वो जितना रेस्ट करेंगे, उनके लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ यौगिक अभ्यास ऐसे हैं, जैसे पवन मुक्तासन पार्ट 1 है, वो हम दे सकते हैं। उसमें हम एक-एक जॉइंट्स जो हैं बॉडी के, एक-एक जॉइंट्स को खुला, क्योंकि कैंसर पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं दे सकते ना, बहुत हेवी आसन नहीं करा सकते।
तो हम पवन मुक्तासन पार्ट 1 में क्या करते हैं, एक एक जो हमारे हड्डियों के ज्वाइंट हैं, ये नेक का, शोल्डर का, रिस्ट का, ये और नी का, एंकल का, आपके टोस, तो सारी चीजों को ओपन करवाते हैं। ये जब हम ओपन करवाते हैं तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर होता है। जैसे कि कैसे थोड़ा करके बताइए। ये देखिए, जैसे ये हमने हाथ रखा सामने और ये हम मुट्ठी बनाएंगे, ये इनहेल करेंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएंगे। ये आप इसको ये रोटेट कर सकते हैं, ये दबा सकते हैं, ये मानो आप किसी पत्थर को पकड़े और दबा रहे हैं। ये शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं आप पूरा, ये नेक के लिए कर सकते हैं अप एंड डाउन, ये राइट एंड लेफ्ट। ये सारी चीजें ब्रीदिंग के साथ जब होती हैं तो वो प्रॉपर रहता है। और प्रत्येक केस मतलब जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं उनका अलग अलग होता है। हम हर कैंसर के पेशेंट को एक ही आसन नहीं दे सकते। जैसे कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसको अलग आसन देते हैं, है ना। किसी को बहुत सारे कैंसर होते हैं तो हर कैंसर के अकॉर्डिंग हम उनके रोगियों को हम उनको आसन देते हैं। एक प्राणायाम है सर जो हर कोई भी पेशेंट कर सकता है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपने सुना भी होगा। कैंसर पेशेंट को 1-1 घंटे 2-2 घंटे सुबह शाम मिला के उसको करवा के आप इस पे मतलब कैंसर से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे नजर में भी जो ठीक हुए हैं। जो पहला स्टेज रहता है वो जैसे प्रशांत जी ने बताया वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ऐसे जैसे पेशेंट है उनको हमने करवाया हुआ है, वो ठीक भी हुए हैं। तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम करवा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम है जो हमारे मनो में ये अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम एक छोटा छोटा सा डेमो भी देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये जो आपके अंगूठा है वो जो कान में जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको दबाएंगे हम, ये एक उंगली आपके माथे पे। ये 2-3 प्रकार से की जाती है, मैं आपको इसका एक प्रकार बता देती हूँ। दूसरी दोनों उंगली आंख पे, और ये हमने आंख बंद कर लिया। उसके बाद जिस प्रकार भ्रमर गुंजन करता है, एक जो भंवरा रहता है वैसे गुंजन करना है आपको। कान को दबाएंगे, श्वास भरेंगे, इसके लिए कमर गर्दन सीधी रख के बैठनी होती है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे कई प्रकार के रोगों को दूर करने में मदद करता है। बिल्कुल, ये ब्लॉकेज खोलता है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाड़ियों के अंदर जो है वो एक तरल पदार्थ बनता है जिससे नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो खुलती चली जाती है। और जो कोलेस्ट्रॉल से बनी जो पैचेस लगते हैं उसको भी खोलते हैं। ये अदरक खाने से भी वो, लहसुन खाने से भी वो मिलता है। जी जी सर, जब हमारे पास सोचिए, जब हमारे पास कुछ भी चीज नहीं है, अगर हम ऐसे स्थान पे जब हमको अदरक नहीं मिल पा रहा, हम कहीं फंसे हुए, तो सिंपल सी ये जो यौगिक क्रिया है ये हम कर सकते हैं। इससे हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होता है जो हमारे कई तरह के रोगों को ठीक करने में काम आता है। डोपामाइन, हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। तो अभी आपने एक ये तो भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम भी थोड़ा सा दे दिए अभी। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, कोई भी सुखासन में बैठ जाएंगे जिसमें आप स्थिर बैठ सके। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाएं, बड़े आराम से। बस शर्त यह है कि आपका कमर गर्दन पूरा सीधा होना चाहिए, मतलब स्पाइन सीधा होना चाहिए ताकि प्राण का प्रवाह आपके अंदर जा सके। नॉर्मल मुद्रा बनाएंगे। आप इसमें अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के रूट पे लगा के रखेंगे और ये राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। दूसरे हाथ में आप नॉर्मली ध्यान की मुद्रा, राइट को क्लोज करेंगे, श्वास लेंगे। पूरी तरह से श्वास को लेने के बाद आप लेफ्ट को क्लोज कर देंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर से आप राइट से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। अगेन ये चलता रहेगा। ये दोनों चीजें जो है वो कितनी देर करनी है? ये दोनों भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम कैंसर के पेशेंट के लिए मिनिमम ½ एन आवर, और भ्रामरी प्राणायाम 21 टाइम्स से स्टार्ट करना है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना इसका फायदा मिलेगा।
लेकिन 21 या 11 टाइम्स आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, जब आप अभ्यासी हो जाते हैं, कुछ टाइम के अभ्यास के बाद, जैसे आपने 1 महीना अभ्यास कर लिया अनुलोम विलोम का, फिर आप उसमें होल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप श्वास को होल्ड करते हैं उतना ऑक्सीजन पूरे बॉडी में टाइम मतलब मिलता है फैलने के लिए, और जो ब्लॉकेज है वो दूर होती है। जब यानी कि पॉजिटिव एक एक प्रेशर के साथ हर हर सेल के ऊपर पहुंचता है, अगर हम ब्लॉक करते हैं ऑक्सीजन को अंदर, तो पूरे जैसे प्रेशर के कि साथ हर एक सेल के पास पहुंच जाती है। जैसे पाइप है, पाइप से पानी आ रहा है, अगर हम उसको दबा देते हैं तो वो कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है बाहर आने के। सेम वही चीज है, अगर हम अपनी ब्रीथ को रोकते हैं तो बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि एक एक सेल, एक एक हमारे सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं पूरे। वही एक सेल जिसके पास नहीं भी पहुंच रहा है, एक एक झटके के साथ पूरे प्रेशर के साथ उनके पास पहुंच जाता है वो ऑक्सीजन। बॉडी के हर मैंने पार्ट मैंने इसका एक एक्सपीरियंस ऐसा किया था कि एक बार मुझे नाक बंद हो गई, जुकाम हो गया, तो मैंने जो है वो सांस खींच के अंदर रोक लिया। तो रोका, तो रोकने के बाद मतलब ऐसा हालात हो गए कि मेरे को सांस आनी तक बंद होने वाली थी। तो उस वक़्त तक, लेकिन हालात ये हो गए कि जब आनी तक बंद होने वाली थी, तो एकदम वो मेरा नाक खोल के बाहर निकल गई सांस। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब नाक, उसने कोई दवा नहीं ली, मैंने उसने किया, सिर्फ़ वो सांस रोका और मेरा नाक अपने आप खुल गया। तो एक हमारे अपना में भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि बॉडी के अंदर ही वो सारी चीजें जो हम ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम बैठे हैं तो ब्रेन सब तरफ सिग्नल भेज रहा है, लेकिन कहीं पे जब प्रेशर जब हम क्रिएट कर दिए तो ब्रेन यहाँ पे बाकी चीजों को हटा देता है और उस एरिया पे प्रेशर क्रिएट करवाता है, ताकि वो हिस्से पे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मरने की स्थिति जब आ जाती है तो हम, जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है वहां पे कि यहाँ पे वर्क करना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जी, जी। इसमें आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए सर, ओम चैंटिंग को सब धर्म से रिलेट करते हैं, बट उनको इस चीज से हट के मैं चाहूंगी कि उसको लेना चाहिए। ओम चैंटिंग जो है वो इतना, इवन नासा ने भी प्रूव किया है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मंत्र है ये ओम जो ध्वनि है। इसे जब हम ओमकार की चैंटिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का एक आवरा होता है, जो चक्र जब हमने बताया तो बताया था, तो आवरे को भेदते हुए हमारे शरीर में रोग आते हैं। अगर हमारा आवरा स्ट्रांग है तो वो रोग हमारे शरीर में आने के पहले ही वहां पे रोक देगा। जैसे हमारी इम्यूनिटी लड़ाई करती है, वैसे ही हमारा एक आवरा होता है हर। जैसे देखे होंगे आप, पहले के ऋषि मुनियों के पीछे एक व्हाइट कलर का एक ऐसा दिखाता था, बिल्कुल और वही, हाँ आवरा बोलते हैं उसको। तो वो चीज है, तो वो चीज हमारे बॉडी के अंदर आने के पहले हमारा आवरा रुकता है। तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारे घर का भी आवरा क्लीन होता है, मतलब नेगेटिविटी नहीं आ पाती, हमारी बॉडी का ऑरा क्लीन होता है। तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, जिसको हम प्रणव ध्यान भी बोलते हैं या उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, तो उसको भी हमको चैंटिंग करनी चाहिए। नॉर्मल बैठ के सिर्फ ओमकार की चैंटिंग करने से भी हम बहुत हद तक कैंसर के सेल्स को फैलने से रोक सकते हैं और कैंसर की बीमारी पे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ओम चैंटिंग जो है, वो एक वाइब्रेशनल थेरेपी के तौर पे ऊपर भी काम करती है कि जब हम ओम ऐसे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है पूरी बॉडी में। वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन है, वो ही सबसे सारी बीमारियों को अपने आप ठीक करती है, क्योंकि वाइब जो भी चीज़ धरती पे है, वो वाइब्रेट कर रही है, हर एक रूप में वाइब्रेट कर रही है, और जब उसकी वाइब्रेशन रुकती है, वहाँ पे रोग आ जाता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पृथ्वी भी तो घूम ही रही है ना, मतलब जो चीज घूम रहा है, जो चीज जिसमें एनर्जी है वो चल रही है। तो जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, थोड़ा जोर से, थोड़ा लाउडली करना चाहिए, ताकि लाउडली जो वाइब्रेशन है ना, उसी से नेगेटिविटी भी चले जाएगी, आपके रोग भी चले जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मतलब इतने फायदे हैं ओम चैंटिंग के, बहुत ज्यादा। तो इवन हर चीज में हम कैंसर, तो आज के डेट में आपको भी पता है कि जैसे आपने बोला कि लोग कान बंद कर लेते हैं, सुनना तक नहीं चाहते, तो हुँ। इसमें तक काम कर रहे तो छोटी मोटी बीमारियों में सोचो वो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा, आप फटाफट से ये भी बता दीजिए कि ये तो बता दिया आपने कि उसमें योग प्राणायाम उसमें क्या-क्या करना है। लेकिन जी, इसमें कुछ जो परहेज़ या कुछ खान-पान भी बदलना होगा उसमें? हाँ बिल्कुल, खान पान जैसे मैंने बताया, 2 टाइम वाला 2 मील्स है ना, हुँ, वो चीजें हैं जो खाने को, मतलब और नहीं तो एकादशी का व्रत इसलिए लाया गया है, एकादशी जो रखते हैं वो, हुँ, कि हम हमारा बॉडी एक दिन के लिए डिटॉक्स हो सके। पहले तो हुँ, खाने पीने में परहेज बहुत जरूरी है।
दूसरा चीज अपन जो लंबी गहरी श्वास जो हम दिन भर पे फोकस करना चाहिए कि हम हर 1 घंटे में हमको अपनी ब्रीथ देखनी चाहिए कि हम डिस्कनेक्ट हो गई फिर से। जी, नहीं मुझे अगर लगता इसमें जी, हाँ, हाँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, तो एक बता रहा था सर, जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी डिज़ीज़ पहले ऑरा के थ्रू हमारे सूक्ष्म शरीर में आता है, तब हमारे फिजिकल बॉडी में आता है। हुँ, और हुँ। खाने-पीने के परहेज़ में हम लोग तो यही बताते हैं कि पहली चीज़ तो अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ जो खा रहे हैं, जो कि आपके अंदर नकारात्मकता को बढ़ा सकता है, जैसे कि कोई भी नॉन-वेज फूड, जब हम किसी प्राणी की हत्या कर रहे होते हैं, तो उनके उसके अंदर जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, वो पीक पे होते हैं। हुँ, तो हम उन हुँ। चीज़ को बिल्कुल भी ना लें। ऐसा कोई भी खाना जो कि हमारी इम्यूनिटी को कन्फ्यूज़ कर सकता है, वैसा हुँ, बिल्कुल ना लें, क्योंकि उस वक़्त हम पूरा इम्यूनोथेरेपी पे काम करते हैं। किसी भी हालत में हमें बॉडी में 2 चीज़ को बढ़ाना है, एक तो हुँ, नाइट्रिक ऑक्साइड को और दूसरा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम ऐसा हुँ, कोई भी काम ना करें, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम या तो वीक पड़े या तो कन्फ्यूज़ हो। तो हुँ, जैसे कि जितने एनिमल प्रोटीन्स हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर आपके ये हों डायरेक्ट नॉन-वेज फूड हो। ये हुँ, सब तो हुँ, हम लोग उस वक़्त मना करते हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। तीसरी चीज़ हम लोग ये मना करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल फूड ना लें प्लीज़, क्योंकि हुँ, इंडस्ट्रियल फूड को जब प्रोसेस करते हैं या कोई भी ओवर कुक्ड फूड ना लें। हुँ, अदरवाइज़ क्या होता है, वो बॉडी में केमिकल बनाते हैं डाइऑक्सिन नाम का, वो हुँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हम थोड़ा परहेज़ रखने बोलते हैं पेशेंट्स को। बाकी सजला दीदी और जो भी डॉक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, तो वो अपने-अपने फ़ील्ड का तो उनको सलाह देती ही है मेडिकल एडवाइस। मेनली जो मैं जो काम करता हूँ उसमें, वो ऑरा क्लीनिंग, सूक्ष्म शरीर का हीलिंग, चक्रों के ब्लॉकेजेज़ ओपन करना, चक्रा क्लीनिंग और साथ में उस सुप्रीम पावर से एनर्जी लेके पूरे इस बॉडी में फैलाना हर एक ऑर्गन में। और आपको ये विजुअलाइज़ करते रहना है कि आपके वो कैंसर के सेल्स मरते जा रहे हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह हेल्दी होती जा रही है, कैंसर मुक्त होती जा रही है आपकी शरीर। उससे क्या होता है, और जब आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपके जो पॉज़िटिव थॉट जब इंटेंसिफ़ाइड होना शुरू होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब वो चीज़ों को स्वीकार करना शुरू करता है, तो हीलर विदिन इसीलिए बोलते हैं। बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म, तो बॉडी उसको जिस तरीक़ा से वो पहचान नहीं पा रहा था और मार नहीं पा रहा था, वही वो पहचान के मारने की स्थिति में पहुँच जाता है। तो कैंसर सेल्स को ईज़िली कर सकते हैं ओवरकम। और जो फास्टिंग किल्स कैंसर का भी जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो उपवास का भी तो एक रोल रहता ही रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रख कर तो करवाते हैं पेशेंट्स को, और साथ में साथ फुल डे का भी करवाते हैं। तो सजला दीदी के साथ और हमने साथ में उपवास पे डील भी किया था उस वक़्त इस चीज़ को। तो जब सारे चीज़ों पे योग, प्राणायाम, एनर्जी हीलिंग, एनएलपी भी करवाते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि उसमें सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है कि वो कौन-सी बात को पकड़ के रखा हुआ है वो पेशेंट। हुँ, तो हुँ, सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे हील करे। तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनर हैं। न्यूट्रिशन पे काम करना है, और जो भी मेडिकल एडवाइस कुछ अगर आयुर्वेदिक थेरेपीज़ या मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ये जब सारी चीज़ें हम इकट्ठे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेशेंट अब ठीक हो रहा है और रिज़ल्ट्स मतलब सैटिस्फैक्टरी तो आते हैं, और पेशेंट्स भी, उनको भी लगता है कि शायद अब वो सही जगह पे पहुँचे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, तो हम जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लगभग वैसे रिज़ल्ट आने लगता है। जी, जी। जैसे आप अभी जी, पूछ रहे थे कि किस चीज़ का परहेज़ करें, तो खाने-पीने का तो हो गया मतलब बता दिया प्रशांत जी ने। सबसे ज़्यादा परहेज़ है वो नेगेटिव थॉट्स का है। जैसे मैंने बताया, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं या गुस्सा हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कैंसर सेल्स को बढ़ाती है। तो खाने-पीने से ज़्यादा वो जो नेगेटिव थॉट हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट नेगेटिविटी में भरा रहता है। वो और अगर नेगेटिविटी डालेगा, तो वो चाहे खाने-पीने को कितना भी सुधार ले, अगर वो मन को नहीं सुधार रहा है, तो वो ठीक होना उसका पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ इस पे भी ये लेकिन यहाँ बात ये आती है कि बंदा खुद चाहे कितना मर्ज़ी नेगेटिव थॉट से बच जाए, लेकिन उसके साथ वाले उसे बचने नहीं देते। अरे यार! हमारे उसको फलाँ को ऐसा हुआ था, वो तो इतनी देर में मर गया, अब वो भी मर गया, वो कैंसर तो बड़ी नामरा इसीलिए ना सर बीमारी कैंसर उसके पेशेंट को अपने दिमाग कान में को बंद करके रखना चाहिए। मैं बोलती हूँ कान को बंद करके रख लेना चाहिए कैंसर बता ही पेशेंट ना कि जब बता ही ना उस किसी को कैंसर है, क्योंकि क्योंकि हाँ, मैक्सिमम लोग इसीलिए नहीं बात करना चाहते हैं कैंसर पे कि हर जगह उनको एक फ़ियरफुल एनवायरनमेंट और फ़ियरफुल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बिल्कुल। सॉल्यूशन के नाम पे उनको बहुत कम चीज़ें दी गई हैं, सॉल्यूशन के नाम पे एक ही सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है।
तो हुँ, ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सॉल्यूशन फ़ोकस्ड होके जब सोचेंगे, खाना भी जो हम बनाएँ उस वक़्त, तो खाने में भी इंटेंट डालें, खाने को भी चार्ज करें। ये स्वयं स्वयं भगवान की नज़र पड़ी है इस पे, जो सबसे सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी है, उसके द्वारा तराशा गया है यह भोजन। जो पानी भी पी रहे हैं, तो पानी में भी वो पानी को भी चार्ज करे कि ये पानी बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है। तो जब जब हर एक चीज़ आपको उस हिसाब से मिलेगी, आपके फिज़िकल और आपके स्पिरिचुअल दोनों एनवायरनमेंट जब पॉज़िटिव आपको मिलेंगे, तो हीलिंग फिर आपको मेटाफिज़िकल डायमेंशन से फिज़िकल डायमेंशन में भी देखने को मिलती है। हम इस क्या हिसाब बात से काम करते हैं। इवन घर वालों की भी जो थिंकिंग है उसका इफेक्ट पड़ता है सर। जैसे वो खाना तो दे रहे हैं, वो हुँ, पॉजिटिव में ले रहे हैं, लेकिन जो बना रहा है, वो जो दे रहा है, उसके मन में अगर फियर है, वो फियर से बना रहा है, तो वो तो इफेक्ट करेगा ना। तो कैंसर पेशेंट के घर वालों को भी पूरा, जैसे वो डाइट ले रहा है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं मेरा वही बोलने मतलब ये वाला था कि अब बाहर वालों से तो बच जाता है, लेकिन घर वाले जो हैं, जी, उनको बस भी जो है वो हाँ जी। जो नेगेटिव थॉट से जैस परहेज़ जैस करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हम नहीं, भले बिल्कुल बोल देते हैं डेफ़िनिटली। कि थॉट्स का कुछ असर नहीं होता, लेकिन यूनिवर्स में सर जो भी चीज़ें हम देती हैं, यूनिवर्स का एक लॉ है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो हम जो भी चीज़ें दे रहे हैं, तो वो तो आएगा ही ना। तो चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, चाहे बुरी चीज़ें हों, इवन यूनिवर्स उसको 4 गुना करके देता है। बोलते हैं ना कि आप किसी को दान करोगे तो आपको 4 गुना मिलेगा, ऐसा कहावत है, सुना होगा आपने। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर आप नेगेटिव दे रहे हैं तो वो चीज़ें तो आपको आएँगी। इवन लोग नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जी, जी, वही जी, है। कुछ जी, जी। प्रशांत जी, आप जाते-जाते कुछ बोलना चाहेंगे? बस इतना ही बोलना चाहूँगा सर कि लॉ ऑफ कर्मा जो है या यूनिवर्स जो है, वो ना तो हमें वरदान देने के लिए है, ना तो हमें श्राप देने के लिए है, वो सिर्फ़ हमारे प्रतिकंपन का जवाब देने के लिए है। तो हुँ, बहुत सोच समझ के कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी थॉट्स इस यूनिवर्स में छोड़ें आप, क्योंकि जब वो लौट के आएगा तो कुछ घटनाओं को लेकर आएगा। तो आप अपने साथ सुखद घटनाओं को ज़्यादा चाहते हैं, दुखद घटनाओं को ज़्यादा चाहते हैं। इस चीज़ की चेतना में रख के ही आप किसी चीज़ को आप क्रिएट करें या लाएँ अपने मन में। जी, और और अभी इसीलिए हाँ, जो फ्री जी में आप सर। क्लासेस लगा रहे हैं, उसके बारे में बता दें? जी, जी। बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं, तो हमारे कथनी और करने में कोई डिफ़रेंस ना हो। क्योंकि सबने बहुत सुन लिया कि ऐसे ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुस्सा नहीं करना है, शांति से रहना है, लेकिन रहना कैसे है? वो हुँ, विल हुँ, पावर कहाँ से आएगी? वो ट्रेनिंग कौन देगा? क्योंकि बोलना कैसा है, चलना कैसा है, सबने बताया, सोचना कैसा है, किसी ने नहीं बताया। हुँ, तो हम इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन हर दिन का ऑर्गेनाइज़ करते हैं शाम को 7 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से, शाम को 7 हुँ, बजे, हुँ, 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 जो हुँ, कि आधे घंटे से 40 मिनट का होता है, जिसमें हम इस सुप्रीम एनर्जी से, हुँ, सुप्रीम पावर से वो एनर्जी को लेते हैं और अपने चक्रों पे, अपने सूक्ष्म शरीर में, अपने फिजिकल ऑर्गन्स में, अपने ऑरा में उस चीज़ को एक एक वाइब्रेट करते हैं, यानी कि हम भेजते हैं। जो चीज़ हम हुँ, वो कर रहे हैं, वो हमसे निकल के एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो उसे कैसे करना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं एनर्जी हीलिंग के सेशन में। बस आपको छोटा-सा काम करना है कि आपको मुझे एक व्हाट्सएप करना है, नीचे बैंड पे वो नंबर जा रहा होगा। हुँ, हुँ, क्योंकि सर ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कई लोग, कई व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि इनका नंबर क्या है? तो हुँ। नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद तो फिर शायद इसका भी कोई वे आउट निकालना ये पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। आप अच्छा, जो या फिर आपके ऊपर आपके सुंदर मुखड़े के ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर आपकी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो नीचे जो स्ट्रिप चल रही है, नीचे जो पट्टी चल रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये वो लोग हैं, या तो फिर आप एंड एंड तक वीडियो नहीं देखते, या फिर आप ही की ओर देखते रहते हैं, नीचे उनका ध्यान ही नहीं जाता, तो उनको ज़रा थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, सही। हाँ, तो एक काम करिएगा सर, कमेंट में भी हमें नंबर डाल सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो मैं सकता है। तो पिन कर दूँगा उसको नंबर ना। जी, हाँ, तो नंबर है जी हमारा 9168496060 9168496060। इस पे सिर्फ़ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है क्या, और आप और इस पर इस नंबर का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के लिंक्स और ज़ूम लिंक्स को भेजने का है। और इस पे सिर्फ़ व्हाट्सएप ही चलता है। अगर आपको कोई मेडिकल एडवाइस या कोई फ़र्दर कोई क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ हमारे हेल्थ केयर नंबर पे कॉल करें। हमारा हेल्थ केयर नंबर है 9644433310, 9644433310। वहाँ पे आपको स्नेहा बहन मिलेंगी, तो आप उनसे जो भी क्वेरीज़ का जो आपको है, वो उसका सॉल्यूशन वो आपको बताएँगे वहाँ पे। धन्यवाद। सबसे निवेदन है कि आप 7 बजे आएँ,
हम और हमारे जैसे बहुत सारे भाई-बहन आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेट्स हेडवे टुवर्ड्स वेलनेस फ्रॉम इलनेस, यही हमारा तो थीम है। थैंक यू सो मच जी। बहुत-बहुत धन्यवाद यामिनी जी आपका भी, और आपका भी प्रशांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों को ये बता दें, कल मेरी और प्रशांत जी और डॉक्टर सजला की और यामिनी जी की एक मीटिंग हुई थी। उसमें जब इन्होंने पेशेंट्स को ठीक करने का जब रेट बताया, तो मेरा मुँह खुला का खुला रह गया कि इतने कम पैसों में कोई इलाज कैसे कर सकता है? इतने कम पैसों में? इतने कम पैसों में तो बंदा जो है वो, अगर दिहाड़ीदार भी अगर बुलाया जाए, तो वो भी जो है वो इससे ज़्यादा दिहाड़ी ले लेगा। तो इतने कम पैसों में कैसे कोई किसी का इलाज कर सकता है? तो उन्होंने इन चारों का ये कहना था कि हमारा काम जो है वो पैसा कमाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता की सेवा करना है। और अगर जनता की सेवा करते वक़्त हमारा थोड़ा-सा रोटी जो है, अगर 1 दिन की रोटी जो हमारी उसमें से निकलती है, तो हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं हैरान हूँ कि धरती पे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पब्लिक के भले के बारे में सोचते हैं। आप बात कीजिए इनसे, और बात करने के बाद आपको पता चलेगा कितने कम पैसों में आप ये पब्लिक का इलाज कर रहे हैं। और जब ये बात आपको समझ में आएगी कि कितने लोग, 8 लोग लगेंगे आपका इलाज करने में, 8 लोग, और पैसे जब आप सुनेंगे, तो आप दंग रह जाएँगे कि इतने पैसों में तो कोई जो है वो टेस्ट भी नहीं करता किसी लैब में जाके। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि आप जो है वो कहीं भी, अब जो शाम को क्लास लग रही है वो तो बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है, फ्री है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवाने से इनकी बात करेंगे, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मुफ्त जैसा ही हो गया, क्योंकि 45 दिन या 2 महीने इन्होंने इलाज करना है, तो वो मुफ्त जैसा ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा जानकारियाँ पब्लिक तक पहुँचेंगी, और जब तक ये जानकारियाँ जाती रहेंगी पब्लिक तक, तब तक जो है वो लोगों तक एक सही हल पहुँचेगा। और जो लोग इसको वीडियो को देख के उसको सही हल तलाशते हैं, उनमें से ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। इस पे जाते-जाते एक डिस्क्लेमर भी दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। क्या सर मैं कुछ बोल सकता हूँ आपके धन्यवाद के बारे में? जी, जी। हाँ। क्योंकि आपने ये बात बोली जो मुझे नहीं पता था कि आप बोलेंगे। और फिर हुँ। रीज़न क्या है सर कि जब एक जो हमारे महाभारत में जो दृष्टांत आता है मैं ये कि जयद्रथ को रिकॉर्डिंग नहीं, बंद नहीं, कर। नहीं चलने नहीं, नहीं ये उनके लिए ही है, व्यूअर्स के लिए ही है ये। हुँ, हुँ। हाँ, तो वहाँ पे जो आपने बोला कि एक जो सेवा कर रहे हैं तो उसमें जो सब मेन रीज़न ये है कि जब जयद्रथ को मारने का प्रण ले चुके होते हैं अर्जुन, इस यश से पहले उनको मार देंगे। तो श्री कृष्ण और जब सूर्यास्त होने वाला होता है अगले दिन और जयद्रथ तक नहीं पहुँच पाते हैं अर्जुन, तो श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि उसने जो कर्म किया था उसका मरना तय था, लेकिन तुम्हें अपना हाथ जो है उस प्रतिज्ञाओं की बेड़ियों से नहीं बाँधना चाहिए था। क्योंकि अब हुँ, तुम्हारा फ़ोकस जयद्रथ पे ना होके सूर्य पे है कि कहीं वो अस्त ना हो जाए। हुँ, फ़ोकस शिफ्ट हो गया। तो हमारा जो फ़ोकस है हम यही मान के चल रहे हैं कि हीलिंग के ऊपर है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेट करेंगे, तो हम हुँ, हुँ। अपने चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएँगे। यही रीज़न है कि जब हमने फ़ी रखा तो बहुत ही सोच समझ के ऐसा किया कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मतलब उनको भी हमारा विज़न क्लियर हो, हमें भी हमारा विज़न क्लियर हो। तो क्या क्योंकि बात हमारा है! मेन क्या हीरन जो मेन ही विज़न है हमारा किसी तरह भी हीलिंग को इस बॉडी में शो करे, उस मेटाफ़िज़िकल लेवल से या फ़िज़िकल लेवल से जैसे भी पॉसिबल हो सके। वो हमारा हम उससे भटके नहीं। बस और बहुत, बाकी जो बहुत धन्यवाद। सबका होता है बस थोड़ा-सा, जैसा भी आपने सब कुछ बता ही दिया वैसे। बहुत-बहुत धन्यवाद, और बहुत-बहुत धन्यवाद। यामिनी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सर। प्रशांत जी आपका भी बहुत